brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जासूसी की दुनिया भी जितनी एडवेंचरस है, जितनी मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचती है, इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर जासूस अपने देश के लिए काम करता है, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि एक देश के जासूस को डबल एजेंट भी बनना पड़ता है। यानी वो एक देश के लिए जासूसी कर रहा है और साथ साथ दूसरे देश के लिए भी। तो एक साथ एक जासूस जो दो देशों के लिए जासूसी करे, यानी दो खुफिया एजेंसियों के लिए, उसे डबल एजेंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब जानबूझकर अपने जासूस को डबल एजेंट बनने भी दिया जाता है, एक हद तक कि वो अपने देश की कोई बड़े खुफिया राज या ऐसे राज जिससे देश को नुकसान हो, वो ना बेचे या ना उन तक पहुंचाए। छोटी मोटी जानकारियां दे, लेकिन बदले में वो उस देश के अंदर की सारी खुफिया चीज़ें, खुफिया जानकारी निकाल कर सामने तक पहुंचाए। 1985 में CIA, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, CIA के लिए कई जासूस जो काम करते थे वो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB, उसके एजेंट थे। मतलब काम तो कर रहे थे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए, लेकिन भर्ती थे KGB में। अब ऐसा इसलिए होता कि KGB के उन जासूसों को किसी तरह लालच दिया गया, कुछ ऑफर दिए गए और फिर ये कहा गया कि तुम KGB में तो रहो, लेकिन हमारे लिए काम करो, हमें हमारी इंफॉर्मेशन देते रहो। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट थे KGB में जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम कर रहे थे, और ये ठीक ठाक चल रहा था। कोल्ड वार का दौर था, अमेरिका और रूस के बीच वैसे ही दुश्मनी थी। लेकिन तभी 1985 में अचानक कुछ घटनाएं होती हैं। 1985 में CIA को महसूस होता है कि जो KGB के लिए काम कर रहे थे उसके एजेंट, वो एक एक कर गायब हो रहे हैं। कई ऐसे मिशन जो है वक्त पर फ्लॉप हो गए। कुछ ऐसी जानकारी जो उससे पहले ही रशिया खुफिया एजेंसियों को मिल गई। अब धीरे धीरे जब CIA को एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल है, लेकिन इसके पीछे है क्या, बाद में पता चला कि जो KGB के अंदर CIA के मोहरे थे, करीब 10 ऐसे लोगों को जो थे तो CIA के जासूस, लेकिन KGB में रहकर काम कर रहे थे, उन 10 के 10 जो लोग लापता थे, उन सभी को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उन सभी को मार डाला गया। और ये काम रूस ने किया, तब USSR हुआ करता था। और KGB के इन एजेंट के ऊपर इल्ज़ाम यही था कि ये गद्दार है और ये डबल एजेंट हैं KGB के, लेकिन CIA के लिए काम कर रहे हैं। अब इसके बाद CIA को शक होता और CIA अपनी छानबीन शुरू करती है। इस छानबीन के बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे आज भी अमेरिका में याद किया जाता और कहा जाता है कि शायद अमेरिका का कोई इतना बड़ा जासूसी का गद्दार या डबल एजेंट इससे पहले नहीं हुआ। ये कहानी है एल्ड्रिच एम्स की। एल्ड्रिच एम्स अमेरिका का रहने वाला, उसके फादर CIA में काम करते थे, यानी CIA के जासूस थे। तो जब उसने आंखें खोली तभी से जासूसी का माहौल उसके इर्द गिर्द, उसी में वो पला बढ़ा। कॉलेज गया। कॉलेज पास आउट करने के बाद एल्ड्रिच एम्स के फादर ने कोशिश करके उसी CIA में अपने बेटे एम्स की नौकरी लगा दी। अब एम्स अपने फादर की इस जासूसी एजेंसी में काम कर रहा है। उधर उसके फादर की हालत ये थी कि एम्स के फादर एक वक्त के बाद बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे, नौकरी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, तो उन्हें फील्ड डेस्क से हटाकर, फील्ड जॉब से हटाकर डेस्क जॉब पे लगाया गया। लेकिन उनका रेपुटेशन जो है CIA के अंदर ख़राब होने लगा और फिर वो CIA से अलग हो गए। लेकिन तब तक वो अपने बेटे को CIA में सेट कर गए। अब एम्स एक होनहार लड़का था, कॉलेज पास आउट आया तो CIA में पहले उसको डेस्क जॉब दिया गया। जितने भी इंफॉर्मेशन आते उन सबको एक जगह कलेक्ट करके रखना, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करना, यही उसका काम था। कुछ साल उसने डेस्क पे काम किया। फिर इसके बाद
उसे पहली बार देश के बाहर फॉरेन डेस्क पर भेजा गया और वो तुर्की पहुंचता है। वहाँ वो काम करता, उसका काम ये था टर्की में जाकर वहाँ CIA के लिए नए रंगरूटों की भर्ती करना जो CIA के लिए जासूसी करें। एम्स की शादी हो चुकी थी, बीवी नैन्सी भी CIA में एक एजेंट थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी नैन्सी और एम्स के बीच में कड़वाहट आ जाती है, रिश्ते में मियाँ बीवी के बीच कड़वाहट आई तो फिर दोनों अलग अलग रहने लगे। इस दौरान में एम्स की कुछ शिकायत भी आई। अब फादर की तरह वो भी शराब पीने लगा। एक बार एक अमेरिकन एम्बेसी में कोई पार्टी चल रही थी, उसमें शराब पीकर उसने एक एम्बेसी के सीनियर स्टाफ के साथ बदतमीजी भी की। तो ये सारी चीज़ें, एक बार वो सड़क पर ड्राइव करता हुआ जा रहा था और नशे के आलम में था, यहाँ तक कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की अपना नाम तक नहीं बता पा रहा था। फिर उसके एम्बेसी के लोगों को बुलाया गया, अपने सीनियर को भी नहीं पहचान पा रहा था। तो इससे बड़ी बदनामी हो रही थी अमेरिका की भी, अमेरिकन एम्बेसी की भी। तो उसे वापस बुला लिया गया और उसे डेस्क जॉब पर लगा दिया गया। अब एक साथ एक तरफ काम में वो कामयाब नहीं हो रहा है, शराब की लत बाप की तरह उसके अंदर आ चुकी है। बीवी नैन्सी के साथ अब उसके रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। फिर बाद में नैन्सी ने डिसाइड किया कि वो अब एम्स के साथ नहीं रहेगी। अब पति पत्नी अलग हो रहे हैं, मामला कोर्ट में गया, डिवोर्स फाइनल हुआ कुछ शर्तों के साथ। उसमें एक ये था कि इतनी रकम हर जाने के तौर पर एम्स अपनी पत्नी नैन्सी को देगा और एक गुजारा भत्ता भी देगा मंथली। ये रकम बहुत ज़्यादा थी। जो कुछ भी था एम्स ने सब कुछ बेच बाच कर शर्तें पूरी की और अपनी पत्नी से अलग हो गया। पत्नी से अलग होने के बाद भी उसकी शराब की लत गई नहीं। इधर जासूसी की दुनिया में भी वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी उसे अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक पोस्टिंग दे दी गई और वहाँ कहा गया कि तुम सोवियत डेस्क संभालो, यानी सोवियत संघ जो आज का रूस है वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। अब सोवियत डेस्क पे काम करने के लिए रशियन जानना ज़रूरी है। तो फिर एम्स ने रशियन भाषा की पढ़ाई की और धीरे धीरे वो रशियन सीखने लगा। ये सब कुछ चल रहा था। इसी बीच में उसको एक और फॉरेन पोस्टिंग मिली। वो वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद भी अपने शराब की लत की वजह से वो बदनाम रहा। लेकिन फिर तभी उसकी ज़िंदगी में एक और लड़की आती है। अब जब वो लड़की आई धीरे धीरे उसकी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार हो गया। इधर नैन्सी से एम्स अलग हो चुका था, अब ज़िंदगी में एक नई लड़की थी। प्यार इतना गहरा हो गया कि उसने शादी करने का फैसला कर लिया। फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी तो कर ली, लेकिन बाद में एम्स को एहसास हुआ कि जो उसकी सेकंड वाइफ है उसके शौक़ बहुत महंगे हैं। वो बहुत शॉपिंग करती है, महंगी महंगी चीज़ें खरीदती है, महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक़ है। और उसके मोबाइल कह रहा हूँ, जो बिल थे फ़ोन के उस वक्त 60s की बात कर रहा हूँ, तो उसके भी काफ़ी बिल आते थे। $70,000 पर एनम तब एम्स की सैलरी हुआ करती थी, $70,000 उस ज़माने में एक साल के। लेकिन उसकी बीवी के खर्चे इससे कहीं ज़्यादा थे। उधर पहली बीवी नैन्सी को डिवोर्स देने के चक्कर में वो अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। अब जितनी आमदनी उससे ज़्यादा जो उसकी वाइफ है सेकंड, उसका खर्चा। धीरे धीरे उसने लोन वोन लिया और कर्ज में डूब गया। अब परेशान हाल, क्या करे। सोवियत डेस्क पे काम कर रहा है, न्यूयॉर्क में है। तभी उसे ख्याल आया कि किसी दूसरे तरीके से पैसे कमाते हैं। सोवियत डेस्क में काम करने के दौरान उसके बहुत सारे सोवियत जो यूएस में एम्बेसी थी उसके स्टाफ से भी दोस्ती थी। एक रोज़ ये एक एम्बेसी में जाता, उसी रशियन एम्बेसी में, और वहाँ एक लिफाफा छोड़ देता है। वो लिफाफा वहाँ के एम्बेसडर के नाम पर था। उस लिफाफे इन्वेलप के अंदर उसने एक नोट लिखा था कि मेरे पास उन जासूसों के नाम है जो आपकी KGB यानी रशियन खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, लेकिन असल में वो जासूस अमेरिका के CIA के।
मैं उन जासूसों का नाम आपको बता सकता हूं क्योंकि वो तो गद्दार हैं आपके लिए, लेकिन बदले में मुझे $50,000 चाहिए। ये उसने लिफाफे में नोट पूरा लिखा और लिफाफा छोड़कर चला गया। उसे लगा कि पता नहीं उसने सही पैसे मांगे हैं क्या है, और उस नोट में उसने कांटेक्ट करने का अपना एक कोड वो भी दे रखा था, मेल। अब उसके बाद वो जवाब आता है, $50,000 उसे मिल जाते हैं। उससे नाम पूछा जाता है, पहली खेप में वो कुछ डबल एजेंट के नाम देता है। उसे लगा चलो 50,000 में एक बार काम ख़त्म, अब $50,000 भी आ गए, कुछ वक्त तो चल जाएगा, और इतनी ही मुखबरी करनी थी, इतनी ही गद्दारी करनी थी, अब हो गया। यहाँ पे एम्स गलत था, क्योंकि ये वो दुनिया जहाँ एक बार आप इस दलदल में उतर गए तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं मिलता। अब रशियन एम्बेसी के लोग एम्स के पीछे पड़ गए कि हमें और जानकारी दो और हम तुम्हें जितने पैसे मांगोगे हम देते जाएंगे। उसे भी अब लालच आ चुका था, $50,000 बड़े आसान से। उसने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे इधर पैसे आने शुरू हुए और उधर उसकी सोवियत डेस्क पे पहुंच बड़ी अच्छी हो गई। वक्त बीता तो उसकी तरक्की भी हुई, और अब ऐसा था कि जो वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देश, उनके जो जासूसों की मीटिंग होती उसमें भी वो हिस्सा लेने जाता। अब उसमें वो तमाम बातें होती कि हमारे कौन डबल एजेंट है, बड़ी सीक्रेट मीटिंग होती थी, जैसे CIA हो गया या फिर ब्रिटेन का हो गया MI6, इन लोगों की मीटिंग में। अब वहाँ पर MI6 वाले भी पहुँचते, जासूस और बाकी लोग भी, और इत्तेफाक से उन्हीं में से एक थे ओलेग, जो MI6 के लिए काम करते थे, लेकिन वो KGB के लिए भी काम करते थे। मतलब KGB के एजेंट के तौर पर वो डबल एजेंट थे, लेकिन देश से गद्दारी नहीं कर रहे थे। MI6 ने ही उन्हें KGB में फिट कराया था ताकि तुम वहाँ रहकर जानकारी दो। अब उस मीटिंग में ओलेग भी है, एम्स भी है, और खुफिया बातें हो रही हैं। अब वहाँ एम्स को पता चला कि तो MI6 का नहीं बल्कि KGB के खिलाफ काम कर रहा है, KGB के साथ भी डबल एजेंट है। फिर उसने अपने रशियन बॉस से कांटेक्ट किया और बोला कि एक बड़ा जासूस, अच्छा उस वक्त MI6 में ओलेग गार्डियस्की एक बड़ा नाम था जासूसी की दुनिया में, एक बड़ा एजेंट। KGB को जब पता चला, KGB हैरान रह गई कि मतलब ये हमारा इतना बेहतरीन एजेंट और ये MI6 का एजेंट है और हमारे यहाँ घुसपैठ किया हुआ है। मीटिंग खत्म होने के कुछ वक्त के बाद ओलेग गायब हो जाता है। सब परेशान, अब 80s का दौर आ चुका है कि इतना बड़ा एजेंट गायब, कुछ पता नहीं चल रहा है। 6 महीने बाद ओलेग मिलता है कार की डिग्गी में। किसी तरीके से MI6 वालों ने ये खबर मिल गई थी कि KGB को जानकारी मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने उसे बचा लिया और वो जिंदा बच गया, वरना 11वीं शायद मौत ओलेग की होनी थी। लेकिन इस दौरान में वो धीरे धीरे जासूसों के नाम देने लगा जो हैं तो CIA के, लेकिन KGB में घुसकर काम कर रहे हैं, KGB के अंदर रहकर वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ के मिसाइल, वहाँ की सारी जानकारी दे रहे हैं। अब वही सारे एसेट जो CIA के थे वो अचानक 85 के बाद से गायब होने लगे। धीरे धीरे फिर पता चला कि 10 ऐसे एजेंट मार दिए गए और उन 10 को फांसी दी गई। अब जब 10 एजेंट मार दिए गए, कई ऐसे मिशन बनाए CIA ने, MI6 ने, 100 ऐसे मिशन नाकाम हो गए, क्योंकि ये मिशन इससे पहले कि पूरा हो पाते KGB को इसकी जानकारी मिल चुकी थी और देने वाला कोई और नहीं, एम्स था। उसे पता था कि कब क्या प्लान हो रहा है और वो ऐसी सारी हाई प्रोफाइल सीक्रेट मीटिंग में खुद शामिल होता था। तो जो एक इतने बड़े कद और पद पे बैठा हुआ जासूस बाकी जासूसों के साथ और क्या प्लान है वो जब शेयर कर रहा है, तो फिर तो खतरा अपने आप बढ़ गया है। तब CIA को धीरे धीरे लगा कि हमारे एजेंट एक एक करके, जिन्हें बड़ी मुश्किल से हमने KGB में खपाया था, वो तो सारे अब मारे जा रहे हैं, गायब हो गए, कांटेक्ट नहीं है। बाद में उनके मारे जाने की खबर आई थी, पहले तो कांटेक्ट ही नहीं था। और इसके अलावा मिशन पे मिशन लगातार फेल हो रहा है। KGB हर मिशन नाकाम कर रही है क्योंकि उन्हें पहले से जानकारी है।
तब CIA ने कहा कि कोई तो है जो भेदिया है या गद्दार है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब CIA के लोग लग गए उस एजेंट की तलाश में जो है तो CIA का, लेकिन CIA के खिलाफ काम कर रहा है। अब तक CIA काम कर रही थी, KGB में घुसकर KGB के खिलाफ इंफॉर्मेशन निकाल रही थी, बट अब ये हुआ कि नहीं, कोई है। जांच चली, एक एक एजेंट CIA के, यहाँ तक कि बाहर के MI6 के भी, जो सारे इस मिशन में शामिल होते थे, हर एक की कुंडली खंगाली गई, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वक्त बीतता गया, मिशन पे मिशन फेल होते गए, लेकिन असली गद्दार मिल ही नहीं रहा है। 90s आ गया, अब करीब 9 साल हो गए सारी चीज़ों को लीक होते हुए। 10 के करीब एजेंट को मारे, जो मर गए, जिन्हें मार दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। 100 से ऊपर मिशन फ्लॉप हो गया, लेकिन वो गद्दार कौन है ये पता नहीं चल रहा था। अब सारे एक एक करके एजेंट जो काम कर रहे थे वहाँ पर, रशिया में, रशिया के अंदर जाकर, या फिर अमेरिका में रहकर, सोवियत डेस्क पर, इन सब की कुंडली खंगाली जा रही है। पर किसी का ध्यान एम्स की तरफ गया नहीं, क्योंकि एम्स बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट पर था। सिर्फ एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से एम्स पर पहली बार शक गया, और वो चीज़ ऐसी थी कि एम्स, जिसकी सैलरी $70,000 थी, उसके बारे में पता चला कि एम्स की जो जिंदगी है वो उसकी आमदनी से कहीं ज़्यादा शाही है। $70,000 कमाने वाला शख्स उस वक्त के करीब $6 लाख का उसने घर खरीदा था। $6 लाख का, 70,000, और वो भी पूरा कैश, कोई लोन नहीं, किसी बैंक से लोन नहीं, कैश डाउन पेमेंट। जब ये जानकारी, अब चूंकि पूरी जानकारी थी कि ऊपर से नीचे तक अब टटोलो हर एक को, कोई मत देखो कौन कितना पावरफुल है, क्या है, क्योंकि हमें अपने एजेंट को बचाना है। अभी तो 10 गए हैं, बहुत सारे और हैं, तो पता नहीं फिर क्या होगा। और ये एक बहुत बड़ा खतरा था कि आज CIA के हैं, बाकी जो अमेरिका के दोस्त मुल्क हैं जो एक साथ जो ऐसी खुफिया जानकारी शेयर करते हैं, उनके लिए भी खतरा था कि जो जो लोग KGB के अंदर, KGB के खिलाफ रहकर जानकारी दे रहे हैं, वो तो सारे मारे जाएंगे। तो ये पहली बार इतना बड़ा इंसानी नुकसान हो रहा था। पैसे का तो छोड़ दीजिए, मिशन का छोड़ दीजिए, कि एक एजेंट, एक जासूस जिसको इतनी मेहनत से तैयार किया जाता, वो एक एक कर मारा जा रहा है। तो ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार था जब अमेरिका को लगा कि इससे ख़तरनाक चीज़ तो है ही नहीं। अगर हमारे सारे ऐसे जासूस जो डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका खुलासा हो गया, नाम सामने आ गया, तो फिर ना हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरा इतने कीमती एसेट सब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हर एक को अब टटोल रहे थे। उसी दौरान में पता चला कि एम्स ने करीब $6 लाख का एक घर खरीदा है, और डाउन पेमेंट कैश 100%। और उसने शाही ज़िंदगी जी रहा है, पर उसने कभी अपनी दौलत छुपाने की कोशिश नहीं की, ना अपना लाइफ स्टाइल। इतना ही नहीं, उसने उस वक्त एक जगुआर कार खरीदी। एक CIA एजेंट के लिए जगुआर कार खरीदना उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। उसका घर, उसका लाइफ स्टाइल, इन सब चीज़ों ने अब CIA को थोड़ा सा चौंकाया। अब एम्स के पीछे लग गए। जब एम्स के पीछे लग गए, उसकी अब खुफिया उस पर नज़र रखी जाने लगी, उसके सारे ट्रांजैक्शन के बारे में अब जानकारी हासिल की जाने लगी। तो पता चला कि आखिरी के 9 सालों में एम्स के पास करीब $2.5 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है। $2.5 मिलियन, मतलब $25 लाख। अब $70,000 कमाने वाला शख्स 9 सालों में $25 लाख तो नहीं कर सकता। तो अब धीरे धीरे उसकी जासूसी शुरू हो गई। फिर एक रोज़ मौका पाकर FBI ने उसके घर पर, उसी $6 लाख में जो ख़रीदा, वहाँ जाकर चुपचाप से तलाशी ली, जब एम्स भी नहीं था और उसकी सेकंड वाइफ भी नहीं थी। वहाँ से उन्हें बहुत सारे ऐसे कागजात, डॉक्यूमेंट्स मिले जो बहुत ही सीक्रेट थे, और जो CIA के दफ्तर के बाहर भी नहीं जा सकते थे। वो सारी चीज़ें मिली, उससे पता चल गया कि असल में एजेंट की जानकारी KGB तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, CIA का अपना एक सीनियर एजेंट है।
एक सीनियर जासूस। इसी के बाद 1994 में एम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एम्स को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ इस जासूसी में उसकी मदद करने के लिए उसकी सेकंड वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में एम्स ने अपना जुर्म कबूला। उसने बताया कि जब वो अमेरिका में रहता था तो कैसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता था। चूँकि वो एक सीनियर पोस्ट पे था, रशियन एम्बेसी में उसको रशियन ज़ुबान भी आती थी, तो वो चोरों की तरह नहीं जाता था। रशियन एम्बेसी में वैसी ही मुलाकात, इधर CIA समझ रही कि रशियन एम्बेसी में जाकर एम्स वहाँ से सारी जानकारी लेकर आएगा और खुलेआम चौड़े में जा रहा है, लेकिन वो जानकारी देने जाता था और सबकी नज़रों के सामने। CIA को भी पता था, हर एक को पता था कि आज एम्स किस तारीख को रशियन एम्बेसी जा रहा है, किससे मिल रहा है, लेकिन वो इस बात पे खुश हैं कि वो वहाँ जाकर अपना नेटवर्क तैयार कर रहा है, उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल कर ला रहा है। और यहाँ उल्टा होता था, वो अमेरिकी जासूसों की इन्फॉर्मेशन देता था। कई बार वो कोडिंग ऐसा होता था कि क्रॉस करके एक मेल भेजता था और उधर से जब वो क्लियर हो जाता था, डिलीट हो जाता था क्रॉस, तो इसका मतलब है कि काम हो गया है। कई बार ऐसा होता था जब ड्रॉप मैसेज या ड्रॉप पार्सल होता था, ये एम्बेसी में जाता और बताता कि मैं एक पैकेट इस एड्रेस पर यहाँ रखूँगा और इतने बजे रखूँगा, और वैसी कोई गुमनाम सी सुनसान सी जगह होती, वो वहाँ जाकर वो पैकेट जिसमें खुफिया इन्फॉर्मेशन होता रख कर चला जाता, और उसके बाद फिर नोट के ज़रिए कोडेड ये होता कि आपका पैकेट आपके पैसों का उस जगह पे होगा, आप वहाँ से उठाओ। तो ये वहाँ से उठाता था। ये सिलसिला चलता रहा। 9 सालों में इसने कुल 11 एजेंट का खुलासा कर दिया था, जो KGB के में तो थे लेकिन CIA और MI6 के लिए काम कर रहे थे। उनमें से सिर्फ एक बचा जो MI6 का था, 10 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। 100 मिशन इसकी वजह से नाकाम रहे। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और जुर्म कबूल इसलिए किया कि इसने एक अदालत में हल्फनामा में कहा कि मैं एक शर्त पर अपने सारे जुर्म सारे गुनाह कबूल करूँगा कि आपको जो सज़ा मुझे देनी है दे दो, मेरी वाइफ को आप कम सज़ा देना। कोर्ट ने मान ली उसकी शर्त। उसकी वाइफ को 5 साल की सज़ा सुनाई गई और एम्स को उम्र कैद तब तक जब तक जिंदा है और बिना किसी पेरोल के, यानी जब तक उसकी सांसें चल रही हैं वो जेल के बाहर नहीं आ सकता, उसे कोई पेरोल नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में। 5 साल के बाद उसकी वाइफ जेल से बाहर आ गई, लेकिन एम्स आज भी अमेरिका में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, और जिस जेल में उसको रखा गया है उस जेल के जितने भी स्टाफ हैं अलग अलग वक्त पर उन्होंने बात की। इंडियाना के टेरे हाउते में मौजूद है ये जेल जहाँ पर एम्स है। 94 में अरेस्ट हुआ था, 25 और 6 31 साल हो चुके हैं, अभी भी जिंदा है, अपनी सज़ा काट रहा है। जब किसी ने उससे पूछा था एम्स से कि तुमने जो कुछ किया तुम्हें उस पर कोई पछतावा है, उसने कहा नहीं, मुझे अपने जासूस होने पर नाज है, फ़ख्र है। पर यह कहा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे जैसे 10 जासूस मारे गए, तो वो खामोश रहा। जो एम्स की वजह से लोग मारे गए, जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, उन सब की अलग अलग कहानी है। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिका के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, और उन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को दिया। हालांकि बाद में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, फिर USSR के टुकड़े हुए, फिर रशिया बन गया, लेकिन इनकी दुश्मनी चलती रही, कभी रिश्ते अच्छे तो हुए नहीं। लेकिन कहते हैं कि एम्स ने अगर गद्दारी ना की होती तो बहुत सारी चीज़ें बदली होती। इसे एक डबल एजेंट या इसे एक अमेरिकी इतिहास के शायद सबसे बड़े गद्दारों में से एक गद्दार की वजह से अमेरिका ने अपने 10 जासूस खो दिए। इन 10 मौतों का जिम्मेदार ये एम्स है, अब ये खुद जेल में है। तो ये थी अमेरिकी इतिहास के उस डबल एजेंट की कहानी जिसकी गद्दारी की दास्तान वहाँ आज भी सुनी और सुनाई जाती है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। वैसे कल आज तक पर रात 11 बजे आप चाहें तो क्राइम कहानियाँ विशम्स देख सकते हैं। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।